नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं। 51 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बस अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। पूरे देश की निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हैं क्योंकि आज की बैठक के बाद ही लॉकडाउन पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लॉकडाउन 3.0 17 मई को खत्म हो जाएगा, ये तो आपको पता है। फिर अब लॉकडाउन 4.0 की तैयारी है क्या? इसकी तस्वीर आज की मीटिंग के बाद साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली है। इसमें 17 मई के बाद क्या किया जाना है, इसको लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की 2 राउंड में बातचीत होगी। पहला राउंड 3 बजे से 5:30 बजे तक चलेगा। फिर उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक। शाम 6 बजे से दूसरा राउंड शुरू होगा। मीटिंग में हर सीएम को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। मोदी सभी की बात सुनेंगे और राय लेंगे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के राज्यों के हालात, वहां होने वाली आपसी समस्या को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही लॉकडाउन बढ़ाने और खत्म करने को लेकर फीडबैक लेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री आर्थिक पैकेज की डिमांड कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले चलते हैं देवेंद्र पराशर के पास। हमारे कुछ सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। नीतीश पटना से हैं, मनीष भट्टाचार्य जयपुर से हैं, आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ हैं, मुंबई से संदीप चौधरी हैं। देवेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है आज जो ये मीटिंग हो रही है इसको लेकर, और क्या लॉकडाउन 4.0 आना तय है? और बहुत सारे खुलेपन और रिलैक्सेशन के साथ ये लगभग तय है कि ऐसा नहीं है कि 17 तारीख के बाद सब कुछ एकदम से ओपन कर दिया जाएगा और पहले की स्थिति हो जाएगी, ये नहीं है। लेकिन दूसरी चीज कि जितना रिलैक्सेशन लॉकडाउन 3 में हमने देखा, उससे आप कह सकते हैं कि कई कदम आगे जाकर आएगी उस 17 मई के बाद की जो स्थिति होगी। और उसमें सबसे बड़ा फोकस इस बात पर ही है कि आर्थिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि जो सप्लाई चेन है उसमें डिसरप्शन हो रहा है। पिछले गाइडलाइंस में हमने देखा है कि आर्थिक गतिविधियों को लेकर कुछ छूट दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद इंडस्ट्री का ये कहना था कि हमारे सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर उसमें तकलीफें आ रही हैं और उसके लिहाज से बहुत जरूरी है कि और ज्यादा रिलैक्सेशन दिया जाए। और क्योंकि उसका सीधे सीधे गरीब वर्ग पर असर पड़ रहा था, सप्लाई चेन पर अगर असर पड़े तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था और पूरी व्यवस्था किस तरह से चला सकती है। तो उस लिहाज से उसमें और ज्यादा खुलापन होगा। इतना तय है कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शॉपिंग मॉल, पिक्चर हॉल, इस तरह की चीजें जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, जो कि एक हद तक गैर जरूरी है, उसको लेकर और ज्यादा आगे प्रतिबंध हो सकता है। लेकिन 17 मई के बाद खुलेपन बहुत ज्यादा होगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वायरस को लेकर सरकार ये मान चुकी है कि बहुत लंबे समय तक रहना है। सारे विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं। तो वैसी स्थिति में इतने लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियों को रोककर नहीं रखा जा सकता है। और इससे पहले भी इंडिया टीवी ने रिपोर्ट की थी कि कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा और हमने देखा कि ट्रेन में शुरू हो गया है। ऐसे ही सिविल एविएशन में भी तैयारी चल रही है। तो कुल मिलाकर 17 मई के बाद की स्थिति ज्यादा खुलेपन वाले होगी। और उसी लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। आनंद, आपके पास क्या जानकारी है? आपकी जानकारी भी इसी बात की तस्दीक कर रही है कि 17 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा, 4.0 आएगा, लेकिन कुछ छूट के साथ। जी बिल्कुल, क्योंकि पिछली बैठक में भी किसी भी मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन हटाने की मांग प्रधानमंत्री से नहीं की थी, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि सुसाइड करने की तरफ होगा। और यही वजह है कि न पिछली बैठक में मांग की गई थी और इस बैठक में भी इस बात की उम्मीद कमी है कि कोई भी मुख्यमंत्री कहे कि लॉकडाउन को पूरी तरह हटा लिया जाए, क्योंकि कोरोना का पीक कब तक आएगा इसको लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी एक राय पर नहीं है। कोई कह रहा है कि जून जुलाई में आएगा, कोई बोल रहा है कि और आगे लंबा जाएगा। और यही वजह है कि सभी मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में और छूट दी जाए, जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको चलने दिया जाए। लेकिन जो बड़े रियायतें हैं खासतौर से अर्थ जगत को लेकर, आर्थिक गतिविधियों को लेकर, वो जरूर मांग कर रहे हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री ये भी मांग करेंगे कि चूंकि राज्यों की हालत खस्ता हाल हो गई है और ऐसे में उनको फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए। पिछली बैठक में मांग की गई थी कि जो शराब और जो दूसरी दुकानें हैं उनको खोला जाए, क्योंकि राज्यों के जीएसटी पे और दूसरे टैक्स कलेक्शन पे असर पड़ रहा है। तो सरकार ने उसकी बात आनंद, वैसे तो ज्यादातर मुख्यमंत्रियों को लेकर ये खबर आ रही है कि वो लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं। अभी खबर ये आई है कि नीतीश कुमार ने भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में अपनी राय दी है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ जाए। प्रवासी मजदूरों के आने से नीतीश चिंतित हैं, क्योंकि बिहार में कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर जो प्रवासी मजदूर आए उनमें कोरोना का संक्रमण निकला है और नीतीश कुमार इसको लेकर चिंतित हैं। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में बताने के लिए। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए, सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। केंद्र का जो फैसला होगा बिल्कुल उसके साथ भी होंगे और खास तौर से जो प्रवासी मजदूरों के संक्रमण का आंकड़ा जिस तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन के आंकड़े में आप देखें 90 से 95% मामले जो हैं वो प्रवासी मजदूरों के हैं, तो ये एक बड़ी चिंता की बात हो गई है बिहार के लिए। शुरुआत दिनों में आप देखें बिहार बहुत ही अच्छे तरीके से कोरोना से लड़ रहा था, बहुत ही कम केस थे, मृत्यु दर भी यहाँ पर काफ़ी बेहतर सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से प्रवासियों के कारण जो आंकड़े बढ़ रहे हैं तो नीतीश कुमार ने यह तय किया है कि लॉकडाउन अभी बढ़ना चाहिए और बहुत संभव है कि आज प्रधानमंत्री के साथ जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो इस बात को रखेंगे और खास तौर से जो डीएम के साथ अभी एक बैठक थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उस बैठक में भी नीतीश कुमार ने यही कहा है सभी जिलों के डीएम से कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनकी जांच जो है बहुत ही अच्छे तरीके से की जाए, क्योंकि इस बात की भी आशंका है कि यदि ये क्वारंटाइन सेंटर से निकल जा रहे हैं, चूंकि कई जगह इस तरह की खबरें भी आ रही हैं और चूंकि कई दिनों के बाद भी ऐसे मामले मिल रहे हैं जिसमें संक्रमण दिख रहा है, तो इन सारी बातों को देखते हुए राज्य सरकार ये चाहती है कि केंद्र जो भी फैसला लेगा उसके साथ तो हम होंगे, लेकिन बिहार का पक्ष ये है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं और पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत भी हो रही है। अभी तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लगातार लोग आ रहे हैं। कर सकते हैं कि अभी फिलहाल मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, जो उन्हें घर पहुंचाया जा रहा है, इसको रोका जाए, क्या ये भी मांग कर सकते हैं? नहीं, ये इसकी संभावना तो मुझे नहीं लगती है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेनें चलने की बात हुई है, ट्रेन की मांग उन्होंने ही की थी और आप समझ सकते हैं कि चुनावी साल है बिहार में और ये सारी बातें राजनीति से भी जुड़ी होती हैं, वोट बैंक से भी उसका एक बड़ा रिश्ता होता है। विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था, तो ये मांग नीतीश कुमार शायद ना करें, लेकिन इस चिंता को जरूर वो सामने रखेंगे और इस चिंता के मद्देनजर ही वो चाहेंगे कि लॉकडाउन आगे बढ़े। ठीक है, संदीप के पास चलते हैं, मुंबई। संदीप, महाराष्ट्र जिस स्थिति में अभी खड़ा है, इतने ज्यादा कोरोना केसेस है वहां पर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या बातें रखेगी? कितने दिन लॉकडाउन बढ़े, इसकी मांग कर सकते हैं वो? देखिए, मुख्यतः लक्ष्य यही है कि लॉकडाउन का जो अवधि है वो बढ़ाया जाए। वो कितने दिनों तक होता है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और इसी बातचीत के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने दिन इन्होंने सामने रखे, लेकिन मुख्यतः यही टारगेट है महाराष्ट्र सरकार का, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे ब्रेक लगाना जरूरी है। डबलिंग की संख्या जो 10 दिनों की है वो 20 दिनों तक उसका अवधि बढ़ाया जा सके, इसके लिए कदम उठाना है। साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो टिकी है खेती पर, खेती की कई फसलें अभी तक खरीदना बाकी है। लोगों के घरों में खेती की फसलें, कई सारी अनाज वगैरह जो है, प्याज है, जो खेतों में ही पड़े हैं, लोगों के घरों पर पड़े हैं, उसे खरीदना भी है। क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी समस्या ये हुई थी कि जिलों में पाबंदी लगा दी थी कि एक जिले का व्यक्ति दूसरे जिले में नहीं जा सकता, तो ये भी खरीद के पीछे का कारण रहा है और इसी के कारण अभी तक फसलों की जो अनाज है मुख्यतः और साथ ही साथ कपास वगैरह जैसी फसल है वो अभी तक बिकी नहीं है लोगों की। सबसे बड़ी समस्या यही है किसानों की कि उनकी जो फसलें आई है उन्होंने घरों में रखा है अनाज, कपास घरों में रखी, अभी तक बिक्री नहीं हो पाई है। मई महीना आ चुका है, अगले महीने में जब बारिश होगी तो उनके सामने सबसे बड़ा संकट यही होगा कि नई बुआई कैसे की जाए। किसानों के बारे में भी सोचा जाए, इस पर भी महाराष्ट्र सरकार अपनी बात रख सकती है। लेकिन जिस क्रम में मुख्यमंत्रियों से बात होगी उसमें बताया जा रहा है कि तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी का नाम है जिनसे चर्चा होगी। हमारे साथ आनंद भी, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अनुपम मिश्र भी जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा। अनुपम, पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो किस पक्ष में? लॉकडाउन बढ़ाने, कितना बढ़ाने, कितनी छूट देने, क्या मांग कर सकती है ममता बनर्जी? जी देखिए, केंद्र टीएमसी सरकार का साफ कहना है, ममता सरकार का, कि लॉकडाउन जो बढ़ाने का फैसला है या लॉकडाउन का जो भी फैसला है वो केंद्रीय नियम के तहत केंद्र सरकार का है। अगर केंद्र सरकार उसको बढ़ाती है तो वो उसके साथ है। लेकिन बंगाल में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर किसी भी हालत में अभी लॉकडाउन उठाने की स्थिति नहीं है और वो खास तौर पर जो राजधानी है कोलकाता, उससे सटा हुआ हावड़ा, उससे सटे हुए उत्तर 24 परगना और अब हुगली में भी संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। तो इन 4-5 जिलों में जो कोलकाता से आसपास हैं, कोलकाता के सटे हुए हैं,
यहाँ पर लॉकडाउन उठाने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जो कुछ जिले ग्रीन जोन में है, जैसे पहले 8 जिले थे, अब थोड़े कम हो गए हैं, इन ग्रीन जोन के जिलों में थोड़ी और रियायत दी जा सकती है। बसें चलाई जाने की बात पहले भी ममता बनर्जी ने कही थी, 20 से ज्यादा लोग उसमें न बैठें, तो इसी तरह की कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में रियायत दी जा सकती है। लेकिन पूरे तौर पर लॉकडाउन बढ़ाने के हटाने के पक्ष में ममता बनर्जी। अनुपम, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। 30 मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की जो बैठक होनी थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो चुकी है, ये जानकारी मिल रही है। और हमारे तमाम सहयोगी यही कह रहे हैं कि ज्यादातर मुख्यमंत्री या लगभग सारे मुख्यमंत्री इस पक्ष में हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, कुछ छूट बढ़ाई जा सकती है। जो लॉकडाउन 3.0 में कुछ छूट दी गई थी उसमें कुछ और रियायत दी जा सकती है, यह बताया जा रहा है। आनंद, क्या बैठक शुरू हो गई है? क्या जानकारी मिल रही है? अभी अंदर अमित शाह बोल रहे हैं शायद। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री की जो मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसकी बैठक शुरू हो गई है और सभी मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं इस बैठक में। और अभी बैठक की शुरुआत अमित शाह के संबोधन से हो रही है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री एक नोडल मिनिस्ट्री भी है इस पूरे कोरोना से जो लड़ाई हो रही है उसको लेकर। यही वजह है कि अमित शाह स्टार्टिंग में अपना संबोधन दे रहे हैं और एक वो ब्रीफ रख रहे हैं। उसके बाद एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, संभवतः वो या तो CSIR की तरफ से दिया जाएगा या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से दिया जाएगा कि अभी देश भर में और राज्यवार कोविड की और मरीजों की हालत क्या है, उसकी संख्या कितनी है। और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और फिर बारी बारी से सब मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। जी देवेंद्र, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार मनीष के पास चलते हैं। जयपुर, राजस्थान सरकार क्या कहने जा रही है, उनकी क्या मांग हो सकती है? मनीष, कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं और राजस्थान में रियायतें भी बहुत ज्यादा दी जा रही हैं। यही वजह है कि ये संभवतः ये जरूर माना जा रहा है कि जो श्रमिकों का लगातार जो माइग्रेट जो श्रमिक हैं जो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और उन श्रमिकों को वापस लाने की तैयारी की जाए, उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाना है। तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार चाहती है और लॉकडाउन में रियायत की कमोबेश डिमांड जरूर की जाएगी, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है उसमें बहुत सारी रियायतें राजस्थान सरकार ने भी दी है। जैसे इंटरस्टेट मूवमेंट की है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के अब कोई पास की जरूरत नहीं है। राजस्थान की सीमा को जरूर सील कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात अभी जो थोड़ी देर पहले जो अभी फैसला लिया है उसके मुताबिक यह है कि जितने भी मजदूर यानी जो श्रमिक राजस्थान में आएंगे उनको पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये मीटिंग भी कर रहे थे कि प्रवासी जो मजदूर यहाँ से तो चले गए हैं, लेकिन उद्योगों को बढ़ाने के लिए जरूरत है मजदूरों की, लिहाजा उन मजदूरों को किस तरीके से लाया जाए इसके लिए एक्शन प्लान जरूरी है। और जो कंटेनमेंट जोन है उसमें तो यथावत स्थिति रहे, लेकिन जो जैसे जिले हैं जो ग्रीन जोन है या ऑरेंज जोन है उनको किस तरीके से बचाया जाए, वहां पर लॉकडाउन खोलने से कितना ज्यादा फायदा होगा, इन तमाम चीजों की कहीं ना कहीं रिपोर्ट तो ली है। लेकिन राजस्थान में फिलहाल रियायत की जरूर डिमांड की जाएगी। लॉकडाउन बशर्त शर्तों के अनुसार आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, इस पर जरूर बात की जाएगी। देवेंद्र, एक बात बताइए, ये जैसे कभी कभी डॉक्टर आकर कहते हैं कि हम बच्चा या मां में से किसी एक को बचा सकते हैं, आप निर्णय लीजिए। कमोबेश सरकार के लिए उतनी ही दुविधा भरा फैसला है ये तय करना कि लोगों की जिंदगी पर पूरा फोकस करें या अर्थव्यवस्था को बचाने पर भी ध्यान दें। ऐसे में लोगों के मन में सवाल ये है कि जब केसेस देश में 1000, 2000, 5000 थे तो कंप्लीट लॉकडाउन था। अब जब 67,000 हो गए और कहा जा रहा है कि जून जुलाई में पीक होगा, तब रियायतें दी जा रही हैं, ट्रेनें चलाई जा रही हैं, फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं, शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। ये कैसे हो रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है? सुशांत, प्रधानमंत्री के साथ जब पहली एक बैठक हुई थी सरकार के आला अधिकारियों को और उसमें जो प्रोजेक्शन दिया गया था उस प्रोजेक्शन में ये बताया गया कि अगर तुरंत ये काम नहीं किया गया लॉकडाउन का तो जुलाई से अगस्त के महीने में करोड़ में पहुंच जाएंगे संक्रमित लोगों की संख्या, कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या। और वहां पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री के लिए वो एक खतरे की घंटी थी कि तुरंत लॉकडाउन करें और उसके चलते ही ये लॉकडाउन का फैसला करना पड़ा। लॉकडाउन के फैसले से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जब कोरोना संकट बढ़ा था, देश में आना शुरू हुआ, उस समय आप एक भी पीपीई किट भारत प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, वेंटिलेटर की संख्या बहुत सीमित थी, उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन, आईसीयू बेड, ये सारी तैयारियां बिल्कुल ही नहीं थी। और अचानक से बहुत ज्यादा ये समस्या फैलती तो फिर उसके बाद सरकार के लिए रोक पाना बिल्कुल भी असंभव हो जाता और किसी भी राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए उसे रोकना संभव नहीं रहता। इस लॉकडाउन 3 के पीरियड के साथ, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 के पीरियड के साथ सरकार ने वो बफर टाइम ले लिया है, उसमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तैयारी कर ली गई है। देश का एक एक व्यक्ति आज इससे अवेयर हो गया है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ एक्सेप्शनल मामले जरूर होते हैं उल्लंघन के, लेकिन आमतौर पर पूरे देश में ये बात फैल चुकी है कि आपको कैसे इस वायरस के साथ
लड़ना है। और ये सब कुछ इस लिहाज से संभव हो पाया है क्योंकि आपने एक लंबा समय खींचा। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना करें अगर भारत से, तो भारत में आज भी 90% केसेस भारत के 733 जिलों में से सिर्फ 130 जिलों में ही है। वैसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये फ्री रखा गया होता तो ये वायरस किस तरह से पूरे देश में फैला होता और वहां पर कितनी ज्यादा संकट की स्थिति होती। अब रह गई बात यह कि ये रिलैक्सेशन क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि सारे विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि इस वायरस से लड़ने में अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा, उसमें कई महीने लग सकते हैं। तो वैसी स्थिति में इतने महीनों तक अगर आप अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रोक के रखें तो न सिर्फ देश का हर एक व्यक्ति बल्कि गरीबों और मजदूरों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उस सप्लाई चेन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो सकता है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है कि कैसे वायरस से बचा जाए, लड़ा जाए, उसको रोका जाए, कंटेन किया जाए। साथ ही साथ जो दूसरी जरूरी गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उसे भी कैसे चालू रख सकें। क्योंकि जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा था कि सरकार की तरफ से ये सीधे सीधे हिंट था कि जब इस वायरस के साथ लड़ना है तो लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे पे नहीं हो सकती, लड़ाई हर एक मोर्चे पे आपको लड़नी पड़ेगी। देखिए, उसी लिहाज से रिलैक्सेशन की रूपरेखा सरल भाषा में ऐसे कह सकते हैं देवेंद्र की सामने दुश्मन खड़ा था, ये पता था, जो आप तुरंत उतर नहीं सकते थे, आप उस वक्त उससे लड़ाई करने की स्थिति में नहीं थे, तो आपने दरवाजे बंद किए, अपनी सेना अपनी फौज को मोबिलाइज किया है और अब आपको पता है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से जान तो जाएगी, लेकिन अब ऐसी स्थिति में है कि देश इसको लड़ सकता है और अब आपको वो दरवाजे खोलने ही होंगे कि सैनिक बाहर जा सकें और बाकी जो व्यवस्था है वो भी की जा सके। तो देश इस वक्त तैयार है कोरोना से कमोबेश लड़ाई लड़ने में, इसलिए लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है, लेकिन लॉकडाउन को पूरी तरीके से हटा दिया जाए ये भी अभी संभव नहीं लग रहा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल से पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत के मद्देनजर अलग अलग शहरों में तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली से जिन शहरों के लिए ट्रेन रवाना होंगी उनमें मुंबई सेंट्रल और पटना भी शामिल है। इसी को लेकर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे रेलवे स्टेशन को सैनिटाइज करने का काम शुरू हो चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्टेशन पर मार्क भी बना दिए गए हैं। कौन सी अहम शर्तें जिनका यात्रियों को ध्यान रखने की जरूरत है वो आपको बता दूं। सबसे पहली बात यह कि आज शाम 4 बजे यानी अब से करीब 40 मिनट के बाद टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। आपको न तो आरएसी टिकट मिलेगी न वेटिंग लिस्ट की कोई टिकट मिलेगी, सिर्फ कंफर्म टिकट ही मिलेगी और जिनके पास कंफर्म टिकट होगा वही यात्रा कर सकते हैं। आपको यह टिकट बुक करना होगा आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए या ऐप के जरिए। राजधानी ट्रेन के बराबर किराया आपको चुकाना होगा। यात्रियों को ट्रेन में खाना खरीद कर खाना होगा। उन्हें सुरक्षा के तौर पर सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ले जाने की इजाजत मिलेगी। बच्चों का किराया मौजूदा नियम के तहत ही लगेगा, लेकिन सीनियर सिटीजन और छात्रों को किराए में किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। यात्रा से अधिकतम 7 दिन पहले टिकट बुकिंग करा सकेंगे, मतलब जब अब आगे ट्रेनें चलेंगी, कल वाले के लिए तो आज बुकिंग हो जाएगी, लेकिन उसके आगे के लिए 7 दिन पहले आप बुकिंग करा सकेंगे और 24 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने की सुविधा होगी। लेकिन टिकट आप जैसे ही कैंसिल कराएंगे आपकी 50% रकम कट जाएगी, बाकी 50% आपको वापस मिल जाएगा। यात्रियों के लिए कुछ और शर्तें भी हैं, जैसे टिकट कंफर्म होने पर आप जाएंगे, ये मैं आपको बता चुका। इसके अलावा स्टेशन तक जाने के लिए ड्राइवर को पास मिलेगा। यात्रा से पहले हर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सैनिटाइजर आपको दिया जाएगा। कोच के अंदर भी हैंड सैनिटाइजर मिलेगा। खांसी बुखार जैसी अगर कोई भी सिम्टम दिखा तो आपको यात्रा की इजाजत ही नहीं मिलेगी। मास्क पहनना, मुंह ढकना ये कंपलसरी होगा, बहुत जरूरी होगा। कोच के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। जिस राज्य में जा रहे हैं उसके हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन भी जरूरी होगा और वहां जब उतरेंगे तब भी स्क्रीनिंग होगी, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या रेल शुरू करने के बाद फ्लाइट्स भी शुरू होने जा रही है, फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि डीजीसीए और उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों ने दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा किया है और हालात का जायजा लिया है। उड्डयन मंत्रालय, डीजीसीए और सीआईएसएफ की एक ज्वाइंट टीम जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट गई थी और वहां पर उन्होंने पूरे हालात का जायजा लिया है। बताया जा रहा है कि अब फ्लाइट सेवा भी जल्द शुरू हो सकती है। तो पहले ट्रेन और उसके बाद अब फ्लाइट चलाने पर भी सरकार विचार कर रही है। और जैसा देवेंद्र और आनंद बता रहे हैं कि सरकार ने लॉकडाउन के जरिए यह स्थिति हासिल कर ली है कि आज देश में पीपीई किट्स बन रहे हैं, अस्पतालों को तैयार कर लिया गया है, लोगों को अवेयर कर दिया गया है कि उनको कैसे कोरोना काल में एक नई लाइफस्टाइल में को मेंटेन करना है। और ऐसे में अब अगर थोड़ी बहुत छूट भी मिलेगी तो लोगों को भी पता है क्या करना है, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाने के साथ छूट देने पर भी विचार हो रहा है। आनंद हमारे साथ हैं। आनंद,
फ्लाइट सेवा कब से शुरू हो सकती है और इसका लक्ष्य क्या होगा? ट्रेनों को चलाया गया मजदूरों को लाने के लिए, जो फ्लाइट सेवा चलाई जाएगी उसके पीछे का लक्ष्य क्या होगा? जी देखिए, अगर आर्थिक गतिविधि को धार देनी है, उसको शुरू करना, उसमें तेजी लानी है, तो ये जरूरी है कि आप फ्लाइट सर्विसेज शुरू करें। यही वजह है कि कल, जैसा कि आपने भी बताया, और उसमें मैं ये और जोड़ना चाहूंगा कि कल नागरिक उड्डयन सचिव और मंत्रालय की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये दोनों एयरपोर्ट गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट जाकर इन्होंने वहां की तैयारियों का जायजा लिया और वहां पे जो CISF के अधिकारी थे, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, BCAS के अधिकारी, DGCA के अधिकारी, इन सब के साथ इन्होंने बैठक की और तमाम जो सुरक्षा इंतजामात है उसकी भी इन्होंने तैयारी कितनी है उसको देखा। एक प्रोटोकॉल पहले से ही एयरपोर्ट पर है, क्योंकि विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए उनको लाया जा रहा है, तो एक प्रोटोकॉल पहले से है वहां पर कि कितनी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, क्या क्या वहां पर दूरी मेंटेन करनी है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना, ये सब प्रोटोकॉल है। और उसी प्रोटोकॉल के तहत ही अगर कुछ रूट्स पर, डोमेस्टिक रूट्स पर अगर फ्लाइट चलाई जाती हैं तो ये ठीक होगा। इन सब बातों का जायजा लिया गया और जो एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं उन्होंने भी सरकार से कहा है कि कम से कम शुरुआती दौर में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे जो मेट्रो शहर हैं वहां पर हवाई सेवा शुरू करने की हमको इजाजत दी जाए। और उसी मांग के बाद ये सरकार की तरफ से बैठकों का दौर चल रहा है, सरकार जायजा ले रही है और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करके दी जाएगी और उम्मीद है कि उसके बाद जल्द ही सरकार और DGCA इस पर फैसला लेगी। देवेंद्र, एक बात और बताइए कि अभी गृह मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन भी दी है ट्रेन में सफर करने को लेकर, और अगर हवाई यात्रा शुरू हुई तो उसको लेकर भी अगर कोई जानकारी है तो वो गाइडलाइंस क्या है, जरा बता दीजिए। सुशांत, एक बार सवाल दोहरा दें फिर से। देवेंद्र, आप सुन पा रहे? मैं ये पूछ रहा था कि एक नई गाइडलाइन की बात हो रही है जो गृह मंत्रालय ने जारी किया है रेल यात्रा को लेकर, और क्या हवाई यात्रा को लेकर भी इसमें कोई जिक्र है क्या? नहीं, एविएशन को लेकर क्योंकि अभी पूरा प्रोटोकॉल तय नहीं हुआ है तो इसलिए उस बाबत कोई गाइडलाइंस नहीं है। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से आज जो गाइडलाइंस जारी किए गए उसमें एक तो ये था कि रेल यात्रा कैसी होगी, दूसरा ये है कि जो श्रमिक ट्रेन चल रही है उसको लेकर राज्य सरकारों का क्या, किस तरह से उसका पालन किया जाना चाहिए। जो श्रमिक वहाँ पे पहुंच रहे हो, ऐसा ना हो कि वो पैदल चलना शुरू कर दे रहे हैं। सारे श्रमिक को ये बताया जाए कि आपके लिए बस और ट्रेन जब चल रही है तो फिर आपको सेंटर होम में इंतजार करना है अगर बस और ट्रेन का वेट करना है तो। और तीसरी चीज जो कि सबसे अहम थी उसमें यह है कि सभी राज्यों में सभी जो मेडिकल सेटअप हैं उसे खोलने की अनुमति दी गई, चाहे हॉस्पिटल हो, पैथोलॉजी लैब हो या कोई और सेंटर हो, इन सबको खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही साथ राज्य सरकारों को यह भी कहा गया है कि अगर मेडिकल स्टाफ एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए, जैसे दिल्ली का उदाहरण अगर आप ले लें कि अगर हरियाणा से दिल्ली आना हो या दिल्ली से हरियाणा जाना हो, उत्तर प्रदेश नोएडा से दिल्ली आना हो या दिल्ली से नोएडा जाना हो, तो वैसी स्थिति में ये आपको फैसिलिटेट करना है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस प्रकार से एम्स के जब डॉक्टरों को रोका गया था तो नोएडा से दिल्ली आने में तो उस पर बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हुआ था। तो उस लिहाज से गृह मंत्रालय ने आज सभी राज्य सरकारों को ये सूचित कर दिया है और ऐसा कैबिनेट सेक्रेटरी की सभी राज्य सरकारों के साथ बैठक के बाद ये किया गया। तो कुल मिलाकर ये कोशिश ये की जा रही है कि जितनी जरूरी चीजें हैं उसके लिए बाकायदा। एक बात बताइए कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है कुछ और ज्यादा रियायतों के साथ ताकि अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौट सके, क्या राज्य सरकारें इसके लिए तैयार है? क्या बिहार तैयार है कि अगर और छूट मिल जाए, लोगों को और छूट मिले लेकिन लॉकडाउन बढ़े, तो जो व्यवस्था होनी चाहिए लोगों को देखने के लिए, लॉकडाउन का पालन कराने के लिए, क्वारंटीन सेंटर को लेकर, अगर केसेस बढ़े तो इलाज को लेकर, क्या बिहार उसकी तैयारी कर चुका है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो राज्य सरकार ने फैसले लिए हैं, गृह विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया उसमें कई तरह की दुकानें खुल चुकी हैं और उन दुकानों के खुलने की वजह से जो पहले जिस तरह से लॉकडाउन में बिल्कुल सड़कें सूनी रहती थी वैसा अब नहीं है और काफ़ी संख्या में लोग भी हैं, कई तरह के जो और दूसरी चीज़ें वो खुल चुकी हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो अलग अलग राज्यों से जो लोग आ रहे हैं और जिस तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई, राज्य सरकार के लिए एक बड़ी समस्या यही हो गई है कि जो अर्थव्यवस्था की गाड़ी है वो आगे कैसे चलेगी और ये एक बड़ी चिंता है। और निश्चित रूप से इसको लेकर के ये देखना होगा कि आगे यदि लॉकडाउन और आगे जारी रहता है तो ऐसे में मुश्किलें और बढ़ेंगी। तो ये भी एक पक्ष है और संभवतः नीतीश कुमार इस बात को भी प्रधानमंत्री के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी उसमें रख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कई दूसरे भी खर्च जो अतिरिक्त बढ़ रहे हैं, जैसे कि जो ट्रेनें आ रही हैं उन सभी ट्रेनों का जो किराया है वो राज्य सरकार दे रही है। इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर में अभी 1 लाख लोग हर दिन रह रहे हैं, 2 वक्त का खाना खा रहे हैं, 1 लाख लोग और आने वाले हैं। तो ये आंकड़ा जिस तरह से तेजी से बढ़ता जाएगा, खर्च और भी बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राज्य सरकार पर दबाव भी बढ़ेगा और इस वित्तीय दबाव का विकल्प ढूंढना एक बड़ी चुनौती इस पर भी जरूर चर्चा होगी। मनीष, एक बात बताइए, अगर लॉकडाउन 4.0 आया
ज्यादा छूट के साथ, तो हो सकता है केसेस भी बढ़े। राजस्थान उसके लिए तैयार है क्या? देखिए सुशांत, बात आपने एकदम सही कही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राज्य सरकार ने जो भी गाइडलाइंस बनाई हैं उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने और साथ ही साथ जो एक क्लियर करने की जरूरत बहुत ज्यादा। लगातार हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड पे जाके, एक श्रमिकों की जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज्यादा अभी भी राजस्थान में कह दिया गया कि जिसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है उसको बिहार या उत्तर प्रदेश जाने को मिलेगा, लेकिन जो श्रमिक हैं जो लगातार पैदल जा रहे हैं उनसे बातचीत लगातार हम कर रहे हैं। उनका कहना है कि ना कोई अधिकारी बात करने के लिए तैयार है। रजिस्ट्रेशन कराएं तो कहाँ कराएं, कैसे कराएं? अगर बस स्टेशन जाते हैं तो वहां से धक्का मार के भगाया जाता है, स्टेशन जाते हैं तो वहां से भगाया जाता है, क्वारंटीन रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कहां क्वारंटीन रहे, कोई बात करे। तो इन तमाम गाइडलाइंस को जो दिया गया है उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। अगर लॉकडाउन बढ़ाने या और रियायत देने की बात होती है तो सबसे ज्यादा मार कहीं ना कहीं पैदल श्रमिकों पर ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भी लगातार तमाम जिलों से ये पैदल श्रमिक उत्तर प्रदेश या बिहार लगातार जा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था कई हद तक के एकदम सही नहीं है। जी संदीप, महाराष्ट्र में तो अभी इन इतने जो लॉकडाउन 3.0 तक अगर हम कहें, लॉकडाउन 1 और 2 तो कंप्लीट बंद था एक तरीके से, और लॉकडाउन 3.0 में थोड़ी रियायत थी, तब महाराष्ट्र टॉप पर है केसेस के मामले में। अगर लॉकडाउन 4.0 आया और थोड़ी और रियायत बढ़ा दी गई, क्या महाराष्ट्र उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है? देखिए, महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। उसका कारण यही है कि अब तक किसी तरह से डबलिंग की संख्या जो लगातार बढ़ रही है उसे रोक पाने में महाराष्ट्र सरकार की यंत्रणाएं जो है वो सक्षम नहीं दिख पा रही है। यही कारण है। और साथ ही साथ जो रेड जोन के इलाके हैं, जहां कंटेनमेंट जोन है, वहां के लोगों ने बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये भी बात ध्यान में रखना जरूरी है। कंटेनमेंट घोषित होने के बाद पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं, बावजूद इसके कि कुछ ना कुछ हद तक लोग बाहर जरूर दिखते हैं। अब यहीं पर धारावी जैसा क्षेत्र है, धारावी में तकरीबन 850 से ज्यादा कल तक के केसेस। देखिए ये बहुत स्पष्ट है कि अलग अलग सहयोगियों से बात करके ये लग रहा है कि अलग अलग राज्यों की तस्वीर और उनकी तैयारी अलग अलग है। और अब जब प्रधानमंत्री से चर्चा हो रही होगी तो इस पर भी जरूर बात होगी कि क्या लॉकडाउन 4.0 अगर आता है, रियायत दी जाती है, तो क्या वो सबके लिए एक जैसी होती है या अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग व्यवस्था करनी होगी। हम आपसे अपडेट के लिए लौटेंगे। देवेंद्र और आनंद हमें जानकारी देंगे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग चल रही है उस पर पल पल का अपडेट लेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार दिव्यांगों के लिए खास बुलेटिन।